अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आई एम डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह एंड दिस इज प्रैक्टिस टेस्ट फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1। बट बिफोर वी प्रोसीड, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल and if you like this video, share it with at least 3 friends as Guru Dakshina. So let's begin. Question number 1. A research problem is feasible only when A. It has utility and relevance. B. It is researchable. C. It is new and adds something to the knowledge. या D. All of the above. And correct option is D. All of the above. एक रिसर्च प्रॉब्लम तभी फीजिबल होता है, तभी लॉजिकल होता है जब उसकी कुछ उसका कुछ यूज हो, यूटिलिटी हो, रेलेवेंस हो, उसका इस्तेमाल कर सके, वो रिसर्चेबल हो, उस पर शोध किया जा सके। इट एड्स समथिंग टू द नॉलेज, कुछ नया ज्ञान वो देता हो, उस हमारा जो अभी तक का ज्ञान है, वर्तमान ज्ञान है, उसमें कुछ नया जोड़ता हो। तो ये सभी सही है, इसलिए डी ऑल ऑफ द। ठीक है। Question 2. We use factor analysis A to know the relationship between two variables, to test the hypothesis, to know the difference between two variables, to know the difference among many variables. So factor analysis is used when there are multiple variables and not just one or two. Okay. So factor analysis is used to know the difference among many variables. तो जो factor analysis होता है वो बहुत सारे जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स मतलब वो जो परिवर्तनशील है, तो बहुत सारे जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में क्या अंतर है उसको पता करने के काम में आता है। फैक्टर एनालिसिस जो होता है कोरिलेशनल डेटा से जुड़ा हुआ होता है कि मल्टीपल वेरिएबल्स को हम डील करते हैं फैक्टर एनालिसिस के थ्रू। तो डी सही उत्तर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3. द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज वो प्रोसेस जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, एक्सपेरिमेंटल मतलब प्रयोग वाले शोध में काम नहीं आता है, वो है ऑब्जर्वेशन, मैनिपुलेशन, कंट्रोलिंग या कंटेंट एनालिसिस। सही उत्तर है डी, कंटेंट एनालिसिस। ऑब्जर्वेशन मतलब कि उसको देखना, मैनिपुलेशन की मतलब उसको मैनिपुलेट करना, उसको नियंत्रित करना, उसको अपने हिसाब से ढालना, कंट्रोल नियंत्रित करना, और कंटेंट एनालिसिस। तो कंटेंट एनालिसिस की जरूरत नहीं होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। डी इज द करेक्ट आंसर, कंटेंट एनालिसिस इज नॉट नीडेड। क्वेश्चन नंबर 4. Objectivity in research implies A. Exact judgment of truth. Well, exact judgment of truth is very difficult. B. Findings consistent with reality. That you get results, you find things which are consistent with reality, which are real. C. Inter-researcher agreement. No. Methodological sophistication. No. Correct option is B. Findings consistent with reality is implied when we say objectivity in research. Okay. तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है निष्पक्षता। तो किसी भी शोध में निष्पक्षता का मतलब होता है कि हम वो फाइंडिंग्स वो हमको मिले जो कि रियलिटी से, सच्चाई से जुड़ा हुआ है। ठीक है। क्योंकि एग्जैक्ट जजमेंट ऑफ ट्रूथ ये हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये होना संभव नहीं होता है रिसर्च में, क्योंकि हमको नहीं पता कि एग्जैक्ट सच, कि सत्य, एकदम सत्य जो है वो क्या है, लेकिन सत्य से जुड़ा हुआ हमें रिजल्ट्स मिले, फाइंडिंग्स मिले, फाइंडिंग्स कंसिस्टेंट विद रियलिटी, तो वो होता है ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च। ऑब्जेक्टिविटी मतलब निष्पक्षता। क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च? इनमें से कौन सा रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ए. रिसर्च इज सिस्टमैटिक, ढंग से होना चाहिए, एक सिस्टम से होना चाहिए। रिसर्च इज नॉट अ प्रोसेस। रिसर्च इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड, जो समस्या हमारे सामने उस पर केंद्रित होना चाहिए। रिसर्च इज नॉट passive. Of course, research is not passive. Research is active. So B is the correct answer. Research is not a process. This is not correct. ठीक है। Which of the following is not a characteristic of research? B. तो B जो है वो रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। बाकी सिस्टमैटिक होना चाहिए, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होना चाहिए, और पैसिव नहीं होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, सब है, लेकिन B नहीं। क्वेश्चन 6. How can the objectivity of research be enhanced? Sorry. शोध में निष्पक्षता को कैसे बढ़ावा मिलेगा? थ्रू इट्स इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता, थ्रू इट्स रिलायबिलिटी, कितना रिलायबल है वो, कितना सत्य है वो, थ्रू इट्स वैलिडिटी, कि हम उसकी वैलिडिटी को कैसे जांच परख सकते हैं। डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑल ऑफ द अबव। सो ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च कैन बी एनहांस्ड थ्रू इट्स इम्पार्शियलिटी, थ्रू इट्स रिलायबिलिटी, थ्रू इट्स वैलिडिटी। सो डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है।
सभी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर, इसलिए डी। क्वेश्चन नंबर 7, मैनिपुलेशन इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ ए हिस्टोरिकल रिसर्च, बी फंडामेंटल रिसर्च, सी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, या डी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सही उत्तर है डी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, बिकॉज मैनिपुलेशन इज व्हेन यू चेंज और मैनिपुलेट a parameter and experiment, like what happens if I change the temperature, I manipulate the temperature, or what happens when I manipulate the light conditions. So that experiment is always done after manipulating one or two conditions. So that is manipulation is always a part of experimental research. तो मैनिपुलेशन में क्या होता है, बदलाव करते हैं हम। तो जैसे हम एक प्रयोग कर रहे हैं प्लांट्स के ऊपर, तो हम मैनिपुलेट कर देंगे कि अच्छा अगर हम तापमान को बदलाव कर देंगे, घटा देंगे, बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये प्रयोग होगा। अगर हम लाइट को, रोशनी को बढ़ा देंगे, घटा देंगे तो क्या होगा, ये एक प्रयोग होगा। जब भी प्रयोग होता है शोध में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, तो मैनिपुलेशन होता है कि हम कुछ कंडीशंस में बदलाव करके अलग अलग प्रयोग करके देखते हैं कि क्या होता है इस बदलाव से, क्या होता है उस बदलाव से। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, द बेसिस ऑन विच द अजम्पशंस आर फॉर्मुलेटेड इज, किस बेसिस पे assumptions formulate, assumptions बेस्ड होते हैं, तथ्य किस बेसिस पे assumptions फॉर्मुलेट होते हैं? कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द कंट्री, यस, जिस देश में आप रहते हैं वहां का कल्चरल बैकग्राउंड आपकी सोच को प्रभावित करता है। यूनिवर्सिटीज, जहां आप पढ़ते हैं जिन यूनिवर्सिटीज में, वो भी आपकी सोच को प्रभावित करता है। और स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कास्ट, तो ये भी होता है कि जिस जाति में या जहां जिस माहौल में आप पैदा हुए हैं उससे भी आपकी सोच निर्भर करती है। और इन सभी चीजों पे बेस्ड हम assumptions क्रिएट करते हैं कि हम एक सोच, एक अवधारणा क्रिएट करते हैं। तो डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज योर कल्चरल बैकग्राउंड, द यूनिवर्सिटी यू स्टडी, and the specific characteristics of the caste or the environment in which you were born, they all affect the assumptions that you formulate. ठीक है, question number 9, a null hypothesis is, null means nothing. So when there is no difference between the variables, when there is nothing difference between the variables, A is the correct option. A null hypothesis is not the same as the research hypothesis. It is not subjective in nature. And when there is difference between the variables, this is also not true. Null hypothesis is when there is no difference between variables. Null का मतलब होता है नहीं, नगण्य, शून्य। तो null hypothesis कब होता है? ये एक स्टेटिस्टिकल टर्म है, और जब दो वेरिएबल्स में कोई अंतर नहीं होता है तो होता है नगण्य अंतर, तब होता है null hypothesis। ठीक है, ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी सवाल, a statistical technique used for large number of variables to establish whether there is a tendency of groups to be interrelated is simple correlation, multiple correlation, factor analysis, या none of the above. Correct option is C, factor analysis, because as I discussed earlier in this practice test, factor analysis deals with a large number of variables. That is important here. C. तो इसमें क्या कहा गया है कि एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक जिसमें हम कई सारे वेरिएबल्स में ये देखने की कोशिश करते हैं कि आपस में उनमें कोई रिलेशनशिप, कोई मेल तालमेल है या नहीं, तो उसको क्या कहते हैं? सिंपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन, नन ऑफ द अबव नहीं होगा। सी होगा फैक्टर एनालिसिस, क्योंकि जब हम बहुत सारे वेरिएबल्स को देखते हैं तो वो हम फैक्टर एनालिसिस के तहत ही करते हैं। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आशा है आज जो हमने डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। लेट्स सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट। थैंक यू।